हेलो फ्रेंड्स, 8,000 करोड़ रुपीज का सेल ऑफ, वो भी सिर्फ 2 घंटे में, इन जस्ट 2 आवर्स। बिल्कुल सही सुना आपने। दिस फ्राइडे ऑन 12th अप्रैल एफपीआई सोल्ड रुपीज 8,000 करोड़ ऑफ शेयर्स इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो इतना बड़ा सेल ऑफ सिर्फ 2 घंटे में क्यों ट्रिगर हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दैट सेल ऑफ इज द प्रपोज चेंज इन द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी। तो वही आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चेंज होने वाला है इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में, जिससे एफपीआई इतना डर गए कि 2 घंटे में उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए इंडिया स्टॉक एक्सचेंज पे। उसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बेसिक समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, देयर सेक्शन 90 अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट which gives power to the central government to enter into a tax treaty with any other country। तो टैक्स ट्रीटी क्या होता है, जिसको हम DTAA भी कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इट इज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। होता क्या है फ्रेंड्स, कि अगर कोई एंटिटी एक कंट्री की रेजिडेंट है और वो दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस चला रही है, फिर उसकी दूसरी कंट्री से कोई सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, तो दोनों कंट्रीज उस इनकम को टैक्स करने की कोशिश करती हैं। रेजिडेंट कंट्री टैक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंसी, बिकॉज वो एंटिटी उस कंट्री रेजिडेंट है, और दूसरी कंट्री उसको टैक्स करती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बिकॉज वो इनकम वहां से ओरिजिनेट हो रही है, वहां से अर्न की जा रही है। टू अवॉइड दिस डबल टैक्सेशन ऑन द सेम इनकम, दिस टैक्स एग्रीमेंट्स आर साइन। तो इंडिया ने बहुत सारे टैक्स एग्रीमेंट साइन किए ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के साथ। तो वन ऑफ द टैक्स एग्रीमेंट इज विद इंडिया मॉरिशस। अच्छा, सेक्शन 90 एक और बात कहता है, द टैक्स पेयर हैज द ऑप्शन टू चूज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द प्रोविजन ऑफ द टैक्स ट्रीटी, प्रोविजन ऑफ DTAA, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द टैक्स पेयर। तो टैक्स ट्रीटी और एक्ट में जो बेनिफिशियल है वो प्रोविजन लगता है टैक्स पेयर पे। डबल टैक्सेशन कैसे अवॉइड किया जाता है, इसका बेसिक रीजन, टैक्स ट्रीटीज क्या करती हैं, दे एक्चुअली एलोकेट द टैक्सिंग राइट्स, इनकम के हिसाब से टैक्सिंग राइट्स एलोकेट कर देती हैं बिटवीन द सोर्स कंट्री एंड द रेजिडेंस कंट्री। ठीक है ना? तो इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 1982 में मॉरिशस के साथ टैक्स ट्रीटी साइन की, इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, है ना। उसका जो प्रेम्बल था, जो लिखता था कि हम ट्रीटी क्यों साइन कर रहे हैं, उसमें एक खास बात थी। उसमें था कि ये ट्रीटी साइन तो की जा रही है फॉर अवॉइडेंस डबल टैक्सेशन, जैसे यहां पे लिखा है फॉर अवॉइडेंस डबल टैक्सेशन, पर साथ में एक और था जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, फॉर द एंकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए भी ये ट्रीटी साइन की जा रही है। ये वर्ड जनरली, ये जो फ्रेज है, ये वर्ड जो है जनरली नहीं दिखते हैं बाकी जो कंट्रीज के सामने टैक्स ट्रीटी साइन की है, बट इट इज विद इंडिया मॉरिशस। और तो आर्टिकल 13 which provides the taxability of the capital gain, उसका पैराग्राफ 4 जो था, विच इज एप्लीकेबल ऑन शेयर्स, वो कहता था, गेन्स डिराइव बाय रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम एलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन दोज मेंशन्ड पैराग्राफ 1, 2 and 3 ऑफ दिस आर्टिकल शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट। तो शेयर्स जो है, शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट रेफर टू आर्टिकल 1, 2 और 3। तो शेयर्स ऑफ कंपनी अगर कोई बंदा बेच रहा है, जो उस पर कैपिटल गेन हो रहा है, वो डेल्ट होता है बाय पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 क्या कहता था, वो कहता था, गेन ड्राइव बाय रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो कोई मॉरिशस का रेजिडेंट है, वो कोई गेन ड्राइव कर रहा है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना, शैल बी टैक्सेबल ओनली इन दैट स्टेट। ओनली इन दैट स्टेट मीन्स विच स्टेट? Only in the state in which the alienator, the transfer is resident, the person who is driving the gains is resident। मतलब हम एग्जांपल में मॉरिशस में, तो अगर कोई मॉरिशस की एंटिटी जो मॉरिशस का रेजिडेंट है, उसने इंडियन कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं और वो इंडियन कंपनी के शेयर बेच रहा है, तो उससे जो गेन हो रहा है, वो जो गेन होगा वो टैक्स होगा इन मॉरिशस, इन द कंट्री इन विच द सेलर इज रेजिडेंट, इन मॉरिशस, है ना। और सेक्शन 90 कहता है कि अगर एक्ट और ट्रीटी में से जो बेनिफिशियल है वो लग जाएगा, इवन दो ये जो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, ये इनकम सेक्शन 911 में डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया हो रही है, बिकॉज कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स पर जो गेन होता है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा एज पर द एक्ट, एज पर सेक्शन 9। बट एज पर ट्रीटी आर्टिकल 13(4) ये गेन टैक्स होगा इन द मॉरिशस। तो जो मॉरिशस का रेजिडेंट है, उसके बाद ऑप्शन है वो ट्रीटी लगाए या फिर एक्ट लगाए, ये सेटल पोजीशन है ना, सेक्शन कहता है। तो इसलिए
वो एक्ट को इग्नोर करता था, ट्रीटी लगाता था, इसलिए उस इनकम पे, उस गेन पे जो उसको गेन हुआ फ्रॉम द सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडिया में टैक्स नहीं देता था, वो टैक्स पे करता था मॉरिशस में। और एज पर आवर नॉलेज मॉरिशस में कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं है, तो ये इनकम अनटैक्स रह जाती थी। ना इंडिया में टैक्स लगा बिकॉज इंडिया के पास टैक्सिंग राइट्स नहीं थे, और ना मॉरिशस में टैक्स लगा बिकॉज मॉरिशस में टैक्स इंडियन कैपिटल गेन। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज गेन, बिकॉज इंडियन, आपको पता है इंडियन इकोनॉमी हमेशा से ग्रोइंग रही है, तो वहां पे शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो वहां पे जो गेन है वो अगर उस पर विदाउट टैक्स मिल जाए, इट्स अ बिग बेनिफिट। तो सब कंट्रीज की, जो भी कंट्रीज थी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, उनका अट्रैक्शन बढ़ा मॉरिशस की तरफ। ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एंटिटी सेटअप की मॉरिशस में, विच क्वालिफाई एज अ मॉरिशस रेजिडेंट, और उस एंटिटी के थ्रू इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब उन्होंने इंडियन कंपनी के, जब शेयर्स बढ़ गए, वैल्यू में एप्रिसिएशन आ गया, तो व्हेन दे सोल्ड द शेयर्स, जो गेन हुआ वो टैक्स नहीं देते थे बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13(4). तो इसको कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग मतलब कि जो यूएस का या यूके का बंदा है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, वो ट्रीटी शॉपिंग करता है, वो दूसरी और कंट्रीज की ट्रीटीज देखता है, और जो भी उसको ट्रीटी अच्छी लगती है उसके थ्रू इन्वेस्ट करता है। तो काफी हद तक हमारी इन्वेस्टमेंट आई मॉरिशस के थ्रू, ट्रीटी शॉपिंग। यहां तक कि दोस्तों बाहर की कंट्रीज नहीं, अगर इंडिया का कोई एंटिटी है, उसको भी इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो उसने भी क्या किया, उसने डायरेक्टली इंडियन कंपनी के शेयर नहीं खरीदे, उसने मॉरिशस में एंटिटी बनाई, अपना पैसा इंडिया में पैसा था, वो मैंने मॉरिशस में लेके गया, फिर वहां से उसने इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे, है ना, जिसको हमने कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। बिकॉज अब वो मॉरिशस एंटिटी कभी इंडियन कंपनी के शेयर बेचेगी तो वो टैक्स ही नहीं लगेगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 13(4), a lot of foreign investment came through Mauritius in India, but most of these investment were not originally from Mauritius, तो किसी और कंट्रीज की थी, यूके वगैरह वगैरह की, बट वो आई थ्रू मॉरिशस बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल 13(4), बिकॉज उससे ये इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी। ठीक है जी। इंप्लीकेशन ट्रीटी शॉपिंग, राउंड ट्रिपिंग हमने डिस्कस किया। इंडियन टैक्स ऑफिसर्स कोई चीज नहीं भाई, लिटिगेशन हुई। तो सीबीडीटी केम विद द सर्कुलर नंबर 682 इन द ईयर 1994। उन्होंने यही रिट्रेट किया कि एज पर इंडिया मॉरिशस ट्रीटी, अगर मॉरिशस का रेजिडेंट शेयर्स बेचता है इंडियन कंपनी के, तो वो इनकम टैक्स होगी इन द मॉरिशस, कैन नॉट बी टैक्स इन इंडिया। ठीक है। बट टैक्स ऑफिसर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अगर कोई मान लो यूके का बंदा है जिसने मॉरिशस के में एंटिटी बनाई और उसके थ्रू उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया, राइट। अब मॉरिशस का एंटिटी शेयर बेच रही है इंडिया के, तो एज पर इंडिया मॉरिशस ट्रीटी शैल बी टैक्स इन मॉरिशस, इंडिया में टैक्स नहीं होगा। और सीबीडीटी का सबको भी कहता है 682। बट इंडियन टैक्स ऑफिसर कहते हम मानते ही नहीं कि आप बेच रहे हो, हम मानते हैं आप तो शैल हो, कॉन्ड्यूट हो, हम मानते हैं कि यूके बेच रहा है, और सिंस आप शैल और कॉन्ड्यूट हो तो आपको मॉरिशस ट्रीटी लगेगी ही नहीं। उन्होंने मॉरिशस को इग्नोर ही कर दिया, और वो कहते हैं हम तो इंडिया यूके ट्रीटी लगाएंगे, है ना, जिसमें टैक्सिंग राइट्स इंडिया के पास है। ये मॉरिशस की स्पेशल ट्रीटी थी जिसमें कैपिटल गेन पे टैक्सिंग राइट मॉरिशस के पास थे। तो लिटिगेशन हुआ। सब्सिक्वेंटली सीबीडीटी ने एक और सर्कुलर निकाला 789 इन द ईयर 2000, और उसमें उन्होंने कहा सीबीडीटी ने कि अगर कोई मॉरिशस का रेजिडेंट टीआरसी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ले आता है फ्रॉम द मॉरिशस टैक्स अथॉरिटी, विच मॉरिशस टैक्स अथॉरिटी से दैट दिस पर्सन, दिस एंटिटी इज अ रेजिडेंट ऑफ मॉरिशस, तो वो टीआरसी जो है बाइंडिंग होगा इंडिया टैक्स अथॉरिटीज पे, और उस टीआरसी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस टीआरसी के बेस पे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का बेनिफिट देना पड़ेगा उस एंटिटी को। ठीक है। इसके अगेंस्ट एक पीआईएल गई इन द केस ऑफ आजादी बचाओ आंदोलन टू decide the constitutional validity of this circular number 782, because the argument of the PIL was कि ये सर्कुलर जो है वो ट्रीटी शॉपिंग को एंकरेज कर रहा है, which should not be। तो हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को क्वैश कर दिया। मैटर रीच टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट दी, वेरी लैंडमार्क डिसीजन आजादी बचाओ आंदोलन। उसमें इन्होंने हाई कोर्ट को रिवर्स किया और इस सर्कुलर को अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि रिलाइंग ऑन द प्रेम्बल, जो हमने प्रेम्बल पढ़ा था कि फॉर म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि डेवलपिंग कंट्रीज को कई बार कोई बैड प्रैक्टिसेस टॉलरेट करनी पड़ती हैं फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड दे फील दैट दिस ट्रीटी शॉपिंग
was accepted by the two different countries, India and Mauritius, by the government of two different countries for the sake of development. इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रीटी शॉपिंग इन इंडिया मॉरिशस ट्रीटी इज एक्सेप्टेबल एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और इसको चेंज करने का पर्पस सिर्फ गवर्नमेंट का ही है. ये चलता रहा. अब क्या आया 2016. 2016 एज यू नो 2016 का भारत और 2000 का भारत में बहुत बदलाव है. अब वी डोंट टॉलरेट एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, है ना. तो 2016 में इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में बहुत बड़े चेंजेस आए. आर्टिकल 13(4) जो था वो सब्स्टिट्यूट हो गया बाय 3 डिफरेंट पैराग्राफ, आर्टिकल 13 3A 3B एंड 4. अब 3A में क्या कहा देखो सर, समझो. गेन्स फ्रॉम एलिनेशन ऑफ शेयर्स अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 in a company which is resident of a contracting state may be taxed in that state. इंग्लिश चेंज हो गई बिल्कुल. इन्होंने कहा gains from the transfer of shares in a company which is a resident of contracting state, हमारा कौन है इंडिया, which is resident of India may be taxed in that state. that state मतलब may be taxed in India. तो पहले क्या था, रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन, जो बेच रहा है उसकी कंट्री में टैक्स होता था. अब सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, जिस कंपनी के शेयर बिक रहे हैं वो जहां पे इंकॉर्पोरेटेड है उस कंट्री में टैक्स होगा. तो इस केस में अब जो मॉरिशस एंटिटी है वो अगर इंडियन कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं वो बेचती है तो वो इंडिया में टैक्स होंगे, बिकॉज वो कंपनी इंडिया में इंकॉर्पोरेटेड है. जिस कंपनी के सोर्स बेस्ड टैक्सेशन शिफ्ट हो गया, बट ये शिफ्ट हुआ ओनली फॉर द शेयर्स अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017. मतलब ग्रांड फादरिंग दे दी, तो अगर पहले की इन्वेस्टमेंट है वो बाद में ही बेचोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, प्रीवियस प्रोविजंस के हिसाब से चलेगा. बट अगर 2017 के बाद आपने शेयर खरीदे हैं तो उनको बेचोगे तो वो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा एज पर द ट्रीटी. ठीक है. 3B है. 3B में कोई छोटा सा 2 साल के बेनिफिट दिया, पढ़ लेते हैं. However, the tax rate on the gains referred to in 3A of this article and arising during the period between 1 April and ending on 31st March 2019 shall not exceed 50% of the tax rate applicable on such gain in the state of residence of a company whose shares are being alienated. तो कुछ नहीं, वो कह रहा है अगर शेयर्स आपने 2017 के बाद अक्वायर किए और 2019 से पहले बेच दिए तो जो भी टैक्स लगता था उसका 50% टैक्स लगाएंगे. तो 2 साल का बेनिफिट दिया, 50% पे टैक्स किया. 2019 के बाद बेचोगे तो फुल टैक्स लगेगा जैसे टैक्स लगता है नॉर्मली, प्रोवाइडेड शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 2017. ठीक है. पैराग्राफ 4 था वो एज इट इज था. गेन फ्रॉम नेशन एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेफर टू इन 1, 2, 3, 3A शैल बी टैक्सेबल ओनली इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द एलिनेटेड रेजिडेंट. तो इसके अलावा कुछ बेचोगे तो कहां पे टैक्स होगा, जहां पे जो सेलर है वो रेजिडेंट है ना. बट पहले शेयर्स भी इसमें आते थे, अब शेयर्स के अलग से 3A आ गया कि शेयर बेचोगे तो हम वहीं पर टैक्स करेंगे जहां पे आपका जो जिस कंपनी के शेयर बेचो कंपनी इंकॉर्पोरेटेड है, मतलब सोर्स बेस्ड, मतलब इंडिया में हमारे एग्जांपल में. पर शेयर के अलावा कुछ बेच रहे हो तो जैसे एज इट इज था वैसे इट इज रहा, वो वहीं पे टैक्स होगा जहां पे अपना सेलर रेजिडेंट है. एक एलओबी क्लॉज भी आया कि जो 50% का जो बेनिफिट है 2 सालों के लिए, ये हम शेल और कंट्रीब्यूट कंपनी को नहीं देंगे. और ये हम जब नहीं देंगे इफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस द ट्रांजैक्शन टू टेक द एडवांटेज ऑफ टैक्स रेट. शेल और कंट्रीब्यूट कंपनी को एक्सप्लेन भी किया गया. इट मींस अ कंपनी विच इज विद नेग्लिजिबल और निल बिजनेस ऑपरेशन, या फिर एक क्वांटिटेटिव लिमिट भी आ गई. अगर मॉरिशस में उस कंपनी के 15 लाख से कम के खर्चे हैं 12 महीने में तो वो शैलो कंट्रीब्यूट है, अदरवाइज वो शैलो कंट्रीब्यूट नहीं है. कहां प्रोवाइडेड, वो लिस्टेड ना हो. अगर लिस्टेड है तो भी शैलो कंट्रीब्यूट नहीं है. अगर लिस्टेड नहीं है और 15 लाख से ऊपर खर्चे हैं तो नहीं है, 15 लाख से कम के खर्चे हैं तो शैलो कंट्रीब्यूट है. ठीक है. ये सिर्फ उन 2 सालों के लिए जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज 2019 है ना, लॉन्ग बैक. तो अब तो आप ये सोच रहे होंगे जब ये शेयर टैक्स हो ही गए थे 2017 के बाद, 2019 के बाद आप शेयर बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स आ ही गया था 2016 में, तो अब क्या चेंज आया जिससे इतना बड़ा सेल ऑफ आया. अब क्या टूटा हुआ क्या दोस्तों, 7 मार्च 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ एक अमेंडमेंट साइन किया इन लाइन विद बेप्स. अभी बेप्स क्या है, बेप्स है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग. होता क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि जो मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं वो एक कंट्री में इनकम कमाते हैं,
बट वो उस इनकम को शिफ्ट कर देते हैं टू अ लो टैक्स जुरिडिक्शन और टू अ नील टैक्स जुरिडिक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस। मान लो इनकम कमाई इंडिया में, बट वो इनकम की टैक्सेबिलिटी शिफ्ट कर देंगे टू अ कंट्री जहां पे बड़ा लो टैक्स है या फिर नील टैक्स है। तो इंडिया का रिसोर्सेज यूज करके, इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूज करके वो इनकम कमा रहे हैं, बट इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो टैक्स नहीं दे रहे, है ना। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस हैं, दे अपना अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ द ऑल द कंट्रीज, तो वो ये अपनी ट्रांजैक्शन को ऐसे ट्वीक कर लेते हैं, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ओईसीडी एक मेंबर ग्रुप ऑफ मेंबर्स कंट्रीज का एक ग्रुप है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट ओईसीडी, बट इंडिया इज अ पार्टनर, है ना। तो ओईसीडी एक उस ग्रुप ने डिसाइड किया कि इस वेब्स को हमें रोकना है, तो एक्शन प्लान आया। एक उसमें एक्शन प्लान था 15, उसमें था एमएलआई मतलब मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट। तो दे वांट कि जो कंट्रीज की ट्रीटीज है बिटवीन द टू कंट्रीज वो चेंज हुए, और वो स्पेसिफिकली अवॉइड करे दिस डबल नॉन टैक्सेशन। उन्होंने क्या कहा, ट्रीटीज आर मेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, बट हो क्या रहा है, दिस मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस व्हाट दे आर डूइंग, they are using the treaties of different countries in such a way so that there is double non taxation। मतलब किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं हो रहा, है ना। पर्पस क्या था कि डबल टैक्सेशन ना हो, पर्पस ये नहीं था कि डबल नॉन टैक्सेशन हो, किसी भी कंट्री में टैक्स ना हो, एक कंट्री में टैक्स होना चाहिए ना। तो उसके लिए एमएलए ने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, वही चेंजेस जो है अब इंडिया और मॉरिशस ने एग्री किए। तो सबसे पहले जो प्रेम्बल था, हमने शुरुआत में पढ़ा था, जिसमें था फॉर म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, है ना, उसको चेंज करके अब नया प्रेम्बल क्या लिखा गया, ये चेंजेस अभी एप्लीकेबल नहीं है, वो प्रपोज्ड है। नया प्रेम्बल लिखा गया, इंटेंडिंग टू एलिमिनेट डबल टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस कवर्ड बाय दिस एग्रीमेंट विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस, इंक्लूडिंग थ्रू ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट aimed at obtaining relief under the agreement for the indirect benefit of resident of a third jurisdiction। तो क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली पॉइंट पे हिट किया है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम डबल टैक्सेशन तो अवॉइड करना चाहते हैं, पर वी डोंट वांट टू एनकरेज नॉन टैक्सेशन या फिर ट्रीटी शॉपिंग। मतलब ट्रीटी शॉपिंग क्या, उस कंट्री, उस बंदे को बेनिफिट देना हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ ईदर ऑफ द कंट्रीज। मतलब इस केस में क्या था, जैसे हम समझते आ रहे हैं, यूके की एंटिटी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, वो उसने इन्वेस्ट किया थ्रू मॉरिशस, बिकॉज उस केस में ना जो वो सेल करेगा, कैपिटल गेन आएगा, वो ना मॉरिशस में टैक्स होगा ना इंडिया में टैक्स होगा। तो बेनिफिट किसको मिला, यूके की एंटिटी को, विच इज नॉट अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ ईदर इंडिया और मॉरिशस, और वो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का बेनिफिट ले गई, है ना। दिस कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग, और इसको अवॉइड करना चाहते हैं। ये तो प्रेम्बल चेंज हो रहा है। Secondly, they are introducing, India and Mauritius are introducing Article 27B में as PPT, Principal Purpose Test। वो क्या कहता है, वो कहता है कि if one of the principal purpose of entering into a transaction is to avoid tax, तो जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो टैक्स ट्रीटी का बेनिफिट इग्नोर कर सकती हैं, डिनाई कर सकती हैं। If one of the principal purpose, मतलब आपको जो प्रिंसिपल पर्पस है फॉर सेटिंग अप एन एंटिटी इन मॉरिशियस, इफ वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस इज टू अवॉइड टैक्स, इज टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टैक्स ट्रीटी, तो हम आपको ट्रीटी का बेनिफिट नहीं देंगे। देयर इज नो अदर, मतलब आपको कोई ना कोई कमर्शियल एक्शन दिखाना पड़ेगा कि व्हाई यू सेट अप एन एंटिटी इन मॉरिशियस, आपने डायरेक्टली यूके के थ्रू इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अगर वन ऑफ द प्रिंसिपल पर्पस इज टू टेक द बेनिफिट ऑफ इंडिया मॉरिशियस टैक्स ट्रीटी, तो इंडियन अपना टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है टू डिनाई यू द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी, और आपको एक्ट के हिसाब से टैक्स करें। तो अब क्वेश्चन ये आता है, बट इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में बेनिफिट है कहां, जो था वो 2016 में चेंज हो गया, बिकॉज 2016 में तो अब आई गया कि अगर इंडियन कंपनी के शेयर बेचोगे, इवन इफ अज्यूम करो यूके ने मॉरिशस के थ्रू एंटिटी बनाई और उसने अब इंडियन कंपनी के शेयर बेच रही है, 2017 के बाद एक्वायर किए थे, तो एज पर मॉरिशस ट्रीटी भी टैक्स करना पड़ेगा इंडिया में, तो बेनिफिट है का। तो एफपीआई इतना क्यों डर गए। एक तो देखो, मैं आपको बताता हूं बेनिफिट है कहां से फ्रेंड्स। एक तो पहले जो बेनिफिट आया था 2016 में, जो अमेंडमेंट आया था, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू द इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 2017। अमेंडमेंट देखा था ना,
वो एप्लीकेबल था ओनली ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन और आफ्टर 2017। तो जो ग्रांड फादरिंग दी गई थी, नाउ दिस पीपीटी में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। रादर जो इसकी लैंग्वेज है, एक प्रोविजो है, कहता है प्रोविजनल प्रोटोकॉल शैल हैव इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द प्रोटोकॉल विदाउट रिगार्ड टू अ डेट ऑन विच टैक्सेस आर लेविड और टैक्सेबल ईयर टू विच टैक्स रिलेट। तो डर क्या लग रहा है एफपीआई को कि ये जो बेनिफिट था कि आपने इन्वेस्टमेंट 1/7 के बाद की है, उसी पे टैक्स लगेगा। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है वो जब भी बेचोगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। नाउ बिकॉज ऑफ पीपीटी द इंडियन टैक्स अथॉरिटी में डिनाई टू गिव द बेनिफिट ऑफ टैक्स ट्रीटी इवन ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 2017। सबसे पहले। सेकेंडली, इंडियन लॉ में आप पिछले 10 तरह के केस खोल सकते हो। तो हो सकता है आपने 2015 में इंडियन कंपनी के शेयर बेच दी हो और उस पे आपने ट्रीटी का बेनिफिट ले लिया हो, बट आज इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज में ओपन दैट 2015 केस और वो पीपीटी लगाएं कि आपका जो मॉरिशस में आपने सेटअप किया एंटिटी, तो कोई कमर्शियल राशनल नहीं है, वो इट्स अ लेटर बॉक्स कंपनी और शैलो कंड्यूट कंपनी है, और देयरफॉर 2015 में आपने जो टीटी बेनिफिट लिया वो नहीं मिलना चाहिए था और इस चक्कर में आप मुझे टैक्स दो। तो रिट्रोस्पेक्टिवली 2 तरीके से हिट हो रही है। एक कि जो इन्वेस्टमेंट 2017 से पहले की थी, क्या अब उस पर टैक्स लग जाएगा। सेकेंडली, जो मैं 2017 से पहले बेच चुका हूं, जिसमें टीटी बेनिफिट ले भी चुका हूं, जो मेटल अपना क्लोज हो चुका है, क्या वो दोबारा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। और तो और ये जो बेनिफिट था ना, ये जो टैक्स किया था आपको 3A, इट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मान लो आप कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हो या फिर यू आर डीलिंग इन डेरिवेटिव्स, तो वो अभी भी आर्टिकल 13(4) में ही कवर होते थे एंड इट वाज टैक्सेबल इन मॉरिशस। बट नाउ बाय इन्वोकिंग पीपीटी क्लॉज, टैक्स अथॉरिटीज इन इंडिया में डिनाई द बेनिफिट ऑफ इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, और वो भी अब इंडिया में टैक्स हो जाएंगे। तो पीपीटी से क्या होगा, वो ट्रीटी को इग्नोर कर देंगे, ट्रीटी को कहेंगे ट्रीटी है ही नहीं, हम मानते नहीं ट्रीटी है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी बिकॉज आपके पास कोई वन ऑफ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एंटिटी मॉरिशस इज टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रीटी, और देयरफॉर हम इस ट्रीटी को इग्नोर करते हैं रिलाइंग ऑन द पीपीटी। ठीक है ना। तो जो फिर आप एक्ट में टैक्स हो गए, जो जो ट्रीटी के बेनिफिट थे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2017 से पहले की है तो ट्रीटी प्रोटेक्टेड थी, अब वो उड़ जाएगी। सेकेंड, अगर आप 2017 से पहले गेन कमाए हैं और उस पर टैक्स नहीं लगा, नाउ दे कैन रीओपन दैट केस। तीसरा, जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर डेरिवेटिव्स हैं जो अभी भी टीटी में एग्जेम्प्ट हैं, अब टीटी बेनिफिट नहीं देंगे तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा उस पर। और भी जैसे इंटरेस्ट, एफटीएस, रॉयल्टी, डिविडेंड, इस इन इनकम पे कंसेशनल रेट है इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में, तो भी कंसेशन चला जाएगा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस, मेजरली बिकॉज ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट्स, रिट्रोस्पेक्टिव जो पहले की इन्वेस्टमेंट है, अगेन रिट्रोस्पेक्टिव जो पहले गेन हो चुके हैं, एक्रू हो चुके हैं, अर्न हो चुके हैं आपके पास, या तीसरा डेरिवेटिव्स है ना, जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं जो अभी टैक्स नहीं होते बट रिलाइंग ऑन पीपीटी इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स दे। इन तीनों के चक्कर में एफपीआई में इतना फियर आया एंड देयरफॉर 8,000 करोड़ रुपए की सेलिंग आई इन जस्ट 2 आवर्स। दिस इज फ्रॉम द एफपीआई अपना लोकेटेड इन मॉरिशस। एज पर द डेटा मार्च 24 का डाटा में, मार्च 24 ईयर में अराउंड 4 लाख करोड़ ऑफ एफपीआई have been invested in India from the Mauritius route. This amounts to around 6% of our total FPI investment, है ना। तो मॉरिशस हमेशा से फेवरेबल रहा, अभी भी फेवरेबल ही है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट, तो इसी के चक्कर में सीबीडी ने इमीडिएटली प्रेस रिलीज का, उन्होंने कहा ये जो भी आपके मन में डाउट्स हैं ये प्री मैच्योर हैं, अभी ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं हुई है, ये सिर्फ साइन हुई है, अभी नोटिफाई करनी बाकी है, रेटिफाई करनी बाकी है। तो अभी आज की डेट में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रपोज्ड है, और वंस इट्स एप्लीकेबल तो इसका ये इंपैक्ट आएगा। और सीबीडी कहती है जब एप्लीकेबल होगा देन आई विल टेक केयर ऑफ योर कंसर्न्स। अब उस टाइम कोई नोटिफिकेशन आएगी, वो रिट्रोस्पेक्टिव को कैसे पढ़ते हैं, इट फील्स की जो सेकंड रिट्रोस्पेक्टिविटी है, मतलब जो केसेस सेटल्ड हो चुके हैं शायद वो रीओपन ना हो दोबारा, बट इट्स ऑल स्पेकुलेटिव, अभी कुछ नहीं पता। अभी सीबीडी ने ये कह दिया कि अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है।
बट ये प्रोविजन बड़े ही शॉर्टली टाइम में एप्लीकेबल हो जाएंगे। कब होंगे? व्हेन बोथ द कंट्रीज विल नोटिफाई एंड रेटिफाई दिस अमेंडमेंट इन द टेक्स्ट ट्रीटी, तो वो टेक्स्ट ट्रीटी एप्लीकेबल हो जाएगी। इट में टेक 1 2 3 मंथ, आई डोंट नो, है ना, बट बड़ी शॉर्टली हो जाएंगे। अब ये गिवन है, ये होना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ये सा सेल ऑफ आया, तो आई वांट टू डिस्कस दिस विद यू गाइस, है ना। कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना। थैंक यू फॉर डिस्कशन।